चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसे। 13 अगस्त 2004 नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महाराष्ट्र में आम दिनों से कहीं ज्यादा भीड़ थी। सुबह से दोपहर आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये सारे लोग कोर्ट के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे। उनके चेहरे देखकर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी के फेस पर चिंता दिख रही थी और किसी के चेहरे पर इमोशन ही नहीं होता था। लेकिन एक बात पक्की थी कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली उनका ये इंतजार खत्म हुआ जब दोपहर के 2:30 बजे एक पुलिस वैन वहां आई। उसके आते ही मानो सारे लोगों के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई थी और वो सब उस वैन के आसपास इकट्ठा होने लगे। पर उनकी नजर उस वैन पर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठे एक शख्स पर थी। उसके हाथों पर हथकड़ी लगी थी और उसे वैन से बाहर निकलते देखते ही लोगों के चेहरों पर जो चिंता थी वो गुस्से में बदल गई और सब के सब उस शख्स पर पड़े। पुलिस किसी तरह से उसे बचाते हुए कोर्ट के अंदर लेकर आई और मेन गेट को लॉक करने के बाद उस शख्स को ट्रायल रूम के नंबर 7 में ले जाने लगे वो लोग। लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट का दरवाजा तोड़कर 200 से भी ज्यादा लोग अब वहां अंदर आ चुके थे। भीड़ का गुस्सा देखकर कोर्ट और पुलिस वाले भी भागने लगे, पर इस भीड़ का टारगेट सिर्फ एक ही इंसान था। अपने हाथों में डंडा, पत्थर और लाल मिर्च लिए ये सब लोग कोर्ट रूम नंबर 7 में घुसे और वहां उन्होंने जो किया वो आज तक पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल, शॉकिंग एंड बिजार कोर्ट सीन्स में से एक है। पूरी 200 औरतों ने मिलकर अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ मिलकर उस ही कोर्ट रूम में अपने गाँव के एक 32 ईयर ओल्ड आदमी अक्कू यादव को छलनी कर दिया था। उसका सर पूरी तरह से दिया गया था। उसके पर 70 से भी ज्यादा बार किया गया था, यहाँ तक कि उसके जेनिट तक कर फेंक दिए गए थे और लोग इसे आज तक हमारे जस्टिस सिस्टम का बिगेस्ट फेलियर कहते हैं। पर आखिर कौन था ये अक्कू यादव और आखिर उसने ऐसा क्या करा कि इतने सारे लोग उसे के लिए कोर्ट रूम में ही घुस गए। ये सभी के सभी लोग कस्तूरबा नगर में रहने वाले थे और उस दिन अक्कू यादव को के बाद इन्हें जो खुशी मिली थी वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आए सारे लोग ऐसे हंस रहे थे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मानो उन्होंने कहीं सालों तक हैप्पीनेस एक्सपीरियंस ना करी हो। अक्कू यादव की को सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन हर किसी के घर में मटन बन रहा था और पूरे कस्तूरबा नगर का माहौल किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग सालों से कैद थे और अब पहली बार फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर रहे हो। पर इस इंसिडेंट के बाद पुलिस वालों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका था और उन्होंने उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व कुछ लोगों को, स्पेशली औरतों को रैंडमली अरेस्ट करा था। पर इसके बाद एक एक करके 100 से भी ज्यादा औरतें सामने आई और पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी, सेइंग कि मैंने अक्कू यादव को है, मुझे अरेस्ट करो। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अक्कू यादव को क्यों मारा तो उन सबका यही कहना था कि अक्कू यादव ने हमारा किया है। उसने इन औरतों के साथ और कस्तूरबा नगर में रहने वाले लोगों के साथ जो कुछ भी किया था, इट इज सो अनबिलीवेबल कि इसकी हर एक डिटेल आपको ऐसे लगेगी कि जैसे किसी मूवी स्क्रिप्ट से चुराई हो। बट दिस वाज द रियलिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन कस्तूरबा नगर। दिस इज द केस ऑफ द कॉल्ड अक्कू यादव। सीरियल अक्कू यादव के दिन दहाड़े कोर्ट रूम में कुछ कर बची गई, लेकिन उसी काम तो भी हुआ उन्हीं महिलाओं के हाथों जिन पर वो कभी किया करता था। सड़कों पर नाच गाने के साथ झुग्गी झोपड़ी और आसपास के इलाकों में का जश्न भी मनाया। पूरे देश से आवाजें उठी, ये नहीं इंसाफ था। अक्कू यादव ने अपने लाइफ की शुरुआत छोटे मोटे जैसे कि गैमलिंग और बर्गलरी से करी थी। बट इट इज सेड कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है और कब अक्कू एक छोटे से एक हैवान बन गया ये किसी को भी समझ नहीं आया। ये ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि इस चीज की शुरुआत 1990s से हुई थी। उसके टारगेट्स मोस्टली कस्तूरबा नगर के लोअर कास्ट दलित्स ही हुआ करते थे, जिनकी शिकायतें सुनने वाला कोई भी नहीं होता था। और अक्कू को ये चीज पता थी, इसलिए इन लोगों की सिचुएशन का फायदा उठाकर उसने इन गरीब और मजदूर लोगों को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। आफ्टर रियलाइजिंग कि लोग उससे डरने लगे हैं, उसने उनके साथ और भी ज्यादा जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। अब वो किसी भी दुकान से बिना पैसे दिए चीजें उठा लेता था और उल्टा उनसे ही पैसे लिया करता था। जो भी उसके मन में आता वो करता, जो भी उसे मना करता उसे वो अपने लोगों के साथ मिलकर बुरी तरह करता था और जान से
की धमकी भी देता था। ये सब कुछ करके अक्कू का प्लान था एक एम्पायर खड़ा करने का, जिससे वो इलीगली अपना बिजनेस शुरू कर सके। और इसी चीज के लिए वो अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर कस्तूरबा नगर के लोगों को एक तरीके से हॉस्टेज बनाकर रखता था। अक्कू और उसकी गैंग अब इतनी बदनाम हो चुकी थी कि लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता था क्योंकि वो हमेशा अपने साथ बंदे लेकर घूमता था। यू माइट थिंक कि क्या कभी किसी ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी, एंड यू विल बी राइट, क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेंट किए गए थे और उसका पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। लेकिन पुलिस वालों के साथ उसके रिश्ते इतने अच्छे थे कि वो हमेशा कुछ न कुछ करके वहां से तुरंत निकल जाता था। इसीलिए कस्तूरबा नगर के लोग चाह कर भी अक्कू यादव से बचकर नहीं रह सकते थे। सो लोग उससे ऑलरेडी डरते थे, लेकिन 1991 में उसने कुछ ऐसा करा जिससे लोगों के बीच में उसका खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। दरअसल उन दिनों कस्तूरबा नगर के पास एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब वहां काम रुका हुआ था तब अक्कू यादव अपने गैंग के साथ वहां अय्याशी करने पहुंचा, लेकिन एक यंग कपल ऑलरेडी वहां एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। टिपिकली वो उन लोगों के पैसे और सामान लूटते और शायद उन्हें थोड़ा पीट कर छोड़ देते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अक्कू की नजर वहां मौजूद लड़की से हट नहीं पा रही थी और अक्कू के कदमों को फॉलो करते हुए उसके गैंग मेंबर्स ने उसके साथ मिलकर उस लड़की का किया। इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड को वहां से भागने का मौका मिला और वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ गया और अक्कू और उन लोगों के अगेंस्ट उसने कंप्लेंट दर्ज करी, जिसके बाद पुलिस ने अक्कू यादव को सेक्शन 354 के अंडर के लिए अरेस्ट किया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब वो इतने सीरियस क्राइम के लिए अरेस्ट हुआ था। नाउ टिपिकली सेक्शन 354 के अंडर अक्यूज्ड को मिनिमम 1 साल की सजा तो होती ही है, लेकिन अक्कू यादव को सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर अपेरेंटली। लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा समय था जब अक्कू यादव ने जेल में बिताया था और वहां अंदर रहकर उसने दूसरे के साथ और इवन पुलिस वालों के साथ भी अच्छे कनेक्शंस बना लिए थे, जिसके कारण उसे और भी ज्यादा बढ़ावा मिल चुका था। नाउ जब तक वो जेल में था तब तक कस्तूरबा नगर में शांति थी, लेकिन उसके वापस आते ही दोबारा से लोगों के बीच में वही डर का माहौल बन चुका था और इस बार वापस आकर उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो किसी के भी घर में घुस जाता था अब और उनसे पैसे की, खाने की और कपड़ों की डिमांड करता था और अगर कोई उसे मना करता तो वो उनके घर की औरतों का करने की धमकी देता। इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड और गिल्टी, अक्कू ने अपने को खुद की नजरों में ग्लोरीफाई कर लिया था और उसे लगने लगा था कि ये सब करके वो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। But there is always a bigger fish, और अक्कू के केस में इट वाज अ वुमन और उनका नाम था आशा भगत। ये कस्तूरबा नगर की एक जानी मानी लिकर सेलर थी, जिसके कारण इनका नागपुर के बड़े बड़े के साथ उठना बैठना लगा रहता था। उन्होंने कई मौकों पर अक्कू को लोगों को परेशान करने से रोका भी था, इसलिए वहां के लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे। नाउ इवन दो वो दारू बेचकर अपना घर चलाती थी, उनके दिल में कमजोरों के लिए और गरीब लोगों के लिए काफी ज्यादा सिंपैथी थी और उनके कनेक्शंस के कारण अक्कू यादव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। इसीलिए अक्कू वाज वेरी जेलस ऑफ हर और वो उनसे बहुत डरा भी करता था और आशा भगत भी उसके खिलाफ, अक्कू के खिलाफ नफरत करती थी। इट इज वेरी आयरॉनिक टू थिंक कि जिस आदमी का मेन काम ही औरतों को करना था वो एक वुमेन से डरता था, पर जैसे जैसे उसके नए कारनामों की खबर उन तक पहुंचती थी अक्कू को लेकर उनकी नापसंद और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती थी। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरे के साथ बैठकर अक्कू यादव को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिससे कस्तूरबा नगर में वापस शांति आ सके। एक रात इन क्रिमिनल ने अक्कू यादव को साथ में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करा। उनका प्लान था कि वो अक्कू को पिलाकर बेहोश कर देंगे और फिर उस पे जानलेवा करके, इस स्टेट पे जानलेवा करके उसे हमेशा के लिए कर देंगे। फॉर द मोस्ट पार्ट उनका ये प्लान सक्सेसफुल चल रहा था। उन्होंने अक्कू को काफी ज्यादा पिला दी थी और वो इनकोहेरेंट होना शुरू हो गया था। उसे इस हालत में लाने के बाद उन सारे लोगों ने अक्कू का इस्तेमाल करके अक्कू यादव को बुरी तरह शुरू कर दिया था, लेकिन अक्कू अभी भी थोड़ी बहुत होश में था, इसलिए वो उन लोगों से जान बचाकर वहां से भाग गया। और इस चीज को सुनने के बाद कि वो अपनी जान बचाकर इतने मौत के पास से भाग गया था, यू माइट थिंक कि ही वाज वेरी लकी। पर अक्कू सिर्फ लकी नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा शातिर भी था। उसे सिचुएशन और लोगों को दोनों को रीड करना आता था, जिसके कारण वो उस दिन वहां पर अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल रहा था। लेकिन फिर भी उसका इस के बाद काफी ज्यादा खून बह चुका था और बिना किसी के मदद के वो अपनी जान सकता था उस दिन। पर यहाँ पर
अक्कू यादव के एक काफी अच्छे दोस्त अविनाश तिवारी की एंट्री हुई, जिसने अपना खून देकर अक्कू की जान बचाई थी। अविनाश अक्कू का बहुत ही करीबी दोस्त था और वो सारे लोगों के साथ, चाहे वो बस्ती के हो या फिर चाहे कहीं के भी हो, उनके साथ घुल मिलकर रहता था, विच ऑल्सो इंक्लूडेड आशा भगत। लेकिन अक्कू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसके बोलने के बाद भी अविनाश ने आशा भगत के साथ उठना बैठना नहीं छोड़ा, बिकॉज ही लव्ड हर दैट मच। सो ये चीज देखकर कि उसका दोस्त उसकी बात नहीं मान रहा है, उसका कहना नहीं मान रहा है, वन डे इन 1997 अक्कू ने अपने दोस्त को इस चीज के लिए कन्फ्रंट करा। इस चीज की शुरुआत तो एक आर्गुमेंट से हुई थी, लेकिन अविनाश के अक्कू की बात ना मारने को लेकर अक्कू यादव ने अपने ही दोस्त के चाकू दिया था और उसने अपने उस दोस्त की ली थी जिसने अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। इस के लिए अक्कू यादव को जेल हुई। लेकिन एट दिस पॉइंट पुलिस स्टेशन और जेल अक्कू यादव के लिए किसी हॉस्टल से कम नहीं थे। उसके बोलने से पहले उसके लिए चाय, नाश्ता, दारू, हर चीज तैयार रहती थी और जैसे सीरियस क्राइम के लिए भी उसे सिर्फ 10 महीने जेल में रखा गया था और दोबारा उसके गुड बिहेवियर का रीजन देके उसे छोड़ दिया गया था। और बाहर आने के बाद उसका पूरा का पूरा फोकस आशा भगत पर ही था, क्योंकि अक्कू यादव ये बिलीव करने लगा था कि सबसे पहली बात तो अविनाश के का कारण भी आशा भगत ही थी, क्योंकि उसने उन दोनों के बीच में फूट करा दी थी, विच वॉज नॉट ट्रू। लेकिन दूसरा रीजन इस चीज का ये था कि अक्कू यादव को ये फील होने लगा था कि जब तक आशा कस्तूरबा नगर में रहेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी, तब तक वो कस्तूरबा नगर को फ्रीली रूल नहीं कर पाएगा। इसलिए वापस आते ही उसने आशा भगत को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। इट वॉज 1999, शाम का वक्त था। हर दिन की तरह आशा भगत अपने घर में अपनी 14 साल की बेटी के साथ, जिसका नाम मेघा था, उसके साथ डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इट वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि उस वक्त आशा भगत किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पर जब उन्होंने आवाज देकर पूछा कि कौन है, तब दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? ये सुनकर उन्होंने बिना ज्यादा सोचे अपने घर का दरवाजा खोल दिया। पर उनके ऐसा करते ही एक हाथ ने उनके बाल पकड़े और उन्हें उनके घर से बाहर निकाला। और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि अक्कू यादव का ही था और वो अपनी पूरी गैंग के साथ आशा भगत के घर में आया था। और उनके साथ जो वो लोग करने वाले थे उसे पूरा कस्तूरबा नगर आज तक नहीं भूल पाया है। आशा भगत को घर से बाहर निकालते ही अक्कू ने उन्हें चाक दिया था, लेकिन इसके बाद जो उसने किया वो इस चीज के सामने कुछ भी नहीं था। वो आशा से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उनकी इयररिंग छीनने के लिए उसने उनके कान ही दिए और फिर उनकी अंगूठियां लेने के लिए उसने उनकी पूरी उंगलियां ही दी। और अक्कू के अंदर बची कुछ इंसानियत भी उस दिन वहां पर खत्म हो गई थी। उसने आशा के को भी कर दिया था और उन्हें इतना ज्यादा तड़पाने के बाद अक्कू ने फाइनली उनका कर दी थी उनकी। ये सब कुछ उसने सबके सामने खुलेआम किया था। एंड आशा के डॉटर मेघा ने ये सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस करा था। अपनी मदर की इतनी ब्रूटल किसी के भी दिमाग में जिंदगी भर के लिए छप जाएगी। और मैं ये चीज सोच भी नहीं सकता हूँ कि उनकी बेटी पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त। एंड शी कुडंट इवन डू एनीथिंग, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसने कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी तक नहीं दी, जिसके कारण अक्कू को सिर्फ 16 महीने की जेल हुई थी। बट एट दिस पॉइंट एवरीबडी न्यू कि उसके अरेस्ट होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोबारा वापस जल्दी बाहर आ जाएगा और वो दोबारा से इस मोहल्ले में आकर यहाँ के लोगों का जीना हराम कर देगा। और देखते ही देखते एक छोटा मोटा अब एक हैवान बन चुका था, जिसका सिर्फ प्रेजेंस ही लोगों को अब कांपने पर मजबूर कर देता था। वो आदमी जो एक टाइम पर कभी इन्हीं लोगों में से एक हुआ करता था, इन्हीं लोगों के बीच में उठता बैठता था, आज वो आदमी इन सभी लोगों का जीना मुश्किल कर रहा था और लोगों को खुलेआम भी दे रहा था। लेकिन अक्कू यादव हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट अक्कू यादव तो उसका असली नाम भी नहीं था। भरत काली चरण यादव। इनका जन्म 1972 में नागपुर महाराष्ट्र के कस्तूरबा नगर में हुआ था। उन दिनों कस्तूरबा नगर एक स्लम एरिया हुआ करता था, जहां 300 से भी ज्यादा फैमिलीज रहती थी और लगभग सारी फैमिलीज दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इस बस्ती में रह रहे आदमी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या लेबर्स वाले काम करते थे और ज्यादातर औरतें दूसरों के घरों में डोमेस्टिक हेल्प का काम करा करती थी। सो दिस शुड गिव यू एन आइडिया कि वहां रह रहे लोग सोसाइटी के लैडर में कहां पर एग्जिस्ट करते थे। और
ऑन द अदर हैंड काली चरण यादव एक अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता था। बीइंग अ टिपिकल यादव जी, उसकी फैमिली के पास काफी सारी गायें और भैंसे थी और वो लोग उनका दूध बेचकर अपना घर चलाते थे। कालीचरण बचपन में एक काफी शांत और समझदार बच्चा था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन वो अक्सर कस्तूरबा नगर के बच्चों के साथ खेला कूदा करता था और उसके जेंटल नेचर के कारण लोग उसे खूब पसंद करते थे। जब वो स्कूल जाने लगा तब वहाँ भी वो अपने टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, क्योंकि कालीचरण पढ़ाई में काफी तेज था और वो बचपन में अपनी टीचर्स की सारी बातें माना करता था। कालीचरण अपने घर का सबसे छोटा लड़का था और उसके घर में काम करने वाला उसे प्यार से अक्कू कहकर बुलाया करता था, इसलिए धीरे धीरे सब उसे अक्कू के नाम से ही जानने लगे थे। उसके 2 बड़े भाई थे, लेकिन वो दोनों पूरे परिवार से थोड़े कटे हुए रहा करते थे। उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी और उसके फादर उनकी फैमिली के बिजनेस को संभालते थे और वो बिजनेस वाला ये पूरा काम अकेले करा करते थे, क्योंकि अक्कू ही उनके घर में एक लड़का था, पहली बात तो। और दूसरी बात ये थी कि अक्कू उस समय पे काफी ज्यादा छोटा भी था, तो वो उसकी हेल्प नहीं मांगना चाहते थे और वो अक्कू के भाइयों की या फिर अपने 2 बेटों की हेल्प मांग ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसके दोनों भाई गलत कामों में बिजी थे। उसके दोनों भाई छोटी मोटी चोरियों से लेकर हफ्ता वसूली जैसे सारे इलीगल काम करते थे और उन दोनों को ही अपने परिवार से, यादव परिवार से कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ तक कि उसका एक भाई रेलवे की नौकरी पर था, फिर भी वो ये सारे काम करा करता था। लेकिन अक्कू यादव उन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो स्कूल में ध्यान दिया करता था, अपने फादर के काम में मदद भी करना शुरू कर दिया था उसने। सो ही वाज अ गुड किड, ही वाज अ गुड सन। लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। जब वो 7th क्लास में था तब इलनेस के कारण उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद अक्कू यादव और उसके परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे उसके फादर ने जितने भी पैसे कमाए थे, जितने भी सेविंग्स थी उनके, वो सारा पैसा खत्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके फादर के बाद उनके फैमिली बिजनेस को संभालने वाला कोई भी नहीं था। और देखते ही देखते एक एक करके उन्हें अपनी सारी गाय भैंसों को बेचना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने घर के खर्चे को निकाल सके। लेकिन हालत इतनी बुरी तरह खराब हो गई थी कि अक्कू यादव को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। स्कूल छूटने के बाद अक्कू, जो एक समय पर होनहार बच्चा हुआ करता था, अब अपने बड़े भाइयों के इन्फ्लुएंस में आ चुका था और अब एक गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगा था वो। नाउ सिंस अक्कू ने अपनी स्कूलिंग भी खत्म नहीं करी थी, तो वो एक रेप्यूटेबल जॉब तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला था और अपर कास्ट होने के कारण उसे छोटे मोटे काम करना या फिर किसी के नीचे काम करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बिकॉज आफ्टर ऑल उसने बचपन से ही अपने फादर को अपने घर में अपने बिजनेस के थ्रू एक लीडर बनकर ही पैसे घर में लाते हुए देखा था, इसलिए अपने घर में पैसे लाने के लिए वो खुद का कोई धंधा शुरू करना चाहता था। लेकिन अपने भाइयों की संगत में आकर उसे नशे और जुए की गंदी लत लग गई थी और जिस इनोसेंट और शांत अक्कू को लोग जानते थे उसके बस्ती में, वो अब काफी ज्यादा तेजी से बदलने लगा था। शुरुआत उसने जुए से की थी, जिसे खेलकर वो पैसे कमाने के सपने देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो जुए में अपना सारा पैसा हारने लगा था, उसके ऊपर दुनिया भर का कर्ज जमा हो गया था। इसके अलावा कस्तूरबा नगर के छोटे मोटे शॉप से भी उसने काफी ज्यादा उधार ले रखा था। इसीलिए खुद का गुजारा करने के लिए अक्कू ने अब छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया था और यहाँ से उसके हिस्ट्री की शुरुआत होती है। नाउ अपने क्राइम्स को अंजाम देने के लिए वो अब अपने भाइयों के साथ मिलकर चोरियां करने लगा था और धीरे धीरे करके ये छोटी मोटी चोरियां अब एक बड़ा रूप ले रही थी एंड इवेंचुअली अक्कू वो राक्षस बन गया जिसको आज हम लोग जानते हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार जेल से निकलकर अक्कू यादव हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला था। जेल से छूटते ही उसने औरतों के ऊपर अपनी गंदी नजर बना ली थी, वेदर इट वाज अ यंग वुमन और एन ओल्डर लेडी और इवन अक्कू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह उसने कमला नाम की एक औरत के ऊपर अपनी गंदी नजर डाली थी। कमला रिसेंटली ही शादी करके कस्तूरबा नगर में रहने लगी थी। उस वक्त वो बहुत ही नाजुक हालत में थी क्योंकि पिछले 9 महीने से वो प्रेग्नेंट थी और उसने सिर्फ 10 दिनों पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी एक दिन अक्कू यादव जबरदस्ती उसके घर में अपने साथियों के साथ घुसा और उन सब ने मिलकर कमला के साथ किया। अक्कू यादव और उसके साथियों के लिए सब कुछ सिर्फ एक हवस मिटाने का जरिया था, लेकिन कमला इस इंसिडेंट के बाद कभी भी पहले जैसे नहीं रही। वो इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसने अपने ऊपर ही डालकर सबके सामने खुद को गा दी थी। बट ये सब कुछ यहाँ पर नहीं रुका क्योंकि अक्कू यादव ने उस बस्ती में ना जाने कितने लोगों के साथ, कितनी औरतों के साथ यही सेम चीज की थी। उसका जब मन करता था वो किसी की भी बेटी उठा लेता था, उसका जब मन करता था वो किसी भी औरत को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता था। यहाँ तक कि आदमी भी उससे सेफ नहीं थे क्योंकि एक बार उसने एक 16 साल के लड़के के फादर को सबके सामने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, उनके शरीर को अपनी सिगरेट से जलाया और उन्हें सबके सामने इज्जत करके रख दिया था। एंड दिस वाज द पैटर्न विद मोस्ट ऑफ हिज
वो 4 दीवारों के अंदर लोगों की नजर से बचकर ये सब नहीं करता था, बल्कि he used to publicly display his crime as if उसे इन चीजों के लिए कोई ट्रॉफी मिलने वाली थी। बट अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो आई थिंक इट इज बिकॉज ही वांटेड टू सेट फेयर इन पीपल्स हार्ट। उसे पता था कि अगर वो दीवारों के अंदर एक करेगा या फिर किसी घर के अंदर छुप कर करेगा तो सबसे पहली बात तो लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी कि जब कोई करते हुए दिखता है और उसको ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती है तब लोग उस आदमी से डरते हैं, जैसा कि हमारे देश में भी होता है। बट आई डोंट नो कि उन स्पेसिफिक लोगों को बोलते क्या है। बट अक्कू यादव भी यही सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था और वो वहां के लोगों में, कस्तूरबा नगर के लोगों के दिल में अब डर बैठा चुका था। मोस्ट ऑफ द लेडीज जिनके साथ अक्कू यादव ये सारे गलत काम करा करता था वो अपनी जान की परवाह करते हुए चुपचाप रहती थी, और कुछ लेडीज जो पुलिस तक पहुंचती भी थी उनकी कंप्लेंट ही नहीं लेते थे पुलिस वाले। उल्टा वो ये सारी की सारी चीजें अक्कू को वापस इन्फॉर्म कर देते थे कि उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दर्ज करी है। एंड देन जब अक्कू को इस सारी चीजों के बारे में पता चलता था तो वो उन औरतों को और भी ज्यादा टॉर्चर करता था। एंड समटाइम्स वो उन्हें जान से भी मार देता था लोगों के सामने, और ये साइकिल हमेशा रिपीट में चलती थी। जब एक औरत अक्कू की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी तो उसे ये कहकर डिसमिस कर दिया गया था कि तुम्हारा ही कैरेक्टर ढीला होगा, इसीलिए उसने तुम्हारा किया। एंड आई वाज कंप्लीटली डिस्गस्टेड बाय द पुलिस कि उन्होंने एक 22 साल की विक्टिम की कंप्लेंट सुनने की जगह उसका खुद गैंग किया था। जब वहां की पुलिस ही ऐसी थी तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना लेवल का करप्शन था वहां। और इसी करप्शन के कारण अक्कू यादव इतने सारे सालों तक कस्तूरबा नगर में एक खौफ बनाकर बैठा हुआ था, एक आतंक बनाकर बैठा हुआ था, और न जाने उसने कितनी फैमिलीज को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया था। पुलिस डिड नॉट जस्ट प्रोटेक्ट हिम, बल्कि वो लोग अक्कू यादव के क्राइम्स में उसका साथ भी दे रहे थे, समटाइम्स इनडायरेक्टली बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्टली। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि अक्कू यादव उन्हें पैसे, गांजा और ड्रिंक्स भी सप्लाई करा करता था। इसके अलावा अब तक अक्कू यादव लगभग 14 बार अरेस्ट हो चुका था एंड ही फेस्ड 26 चार्जेस ड्यूरिंग हिज टाइम। लेकिन इस चीज से कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जेल में जाकर उसके पुलिस वालों के साथ और भी ज्यादा अच्छे रिश्ते बनते जा रहे थे। जब तक अक्कू यादव ये सब कुछ लोअर कास्ट के लोगों के साथ या फिर दलित औरतों के साथ करता था तो पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेती थी, क्योंकि अगेन उन्हें ये चीज पता थी कि कोई भी नहीं क्वेश्चन करेगा इस चीज के बारे में, और इनकी तो फैमिलीज ही नहीं है ज्यादा। और यही रीजन था कि ऑटो रिक्शा वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले वेंडर्स तक कस्तूरबा नगर में नहीं आते थे, और ये जगह बाकी दुनिया से मानो अलग सी आइसोलेट सी हो गई थी। जस्ट टू एक्सप्लेन हिज मोर, यहाँ के लोगों ने, कस्तूरबा नगर के लोगों ने उसके डर की वजह से अपनी बेटियों को स्कूल जाने से भी रोक दिया था। और अब ऐसा लगने लगा था यहाँ पर कि कस्तूरबा नगर के लोगों की जिंदगी अब एक फेज में आकर अटक गई है। शाम ढलते ही अक्कू यादव अपने साथियों के साथ कस्तूरबा नगर के सड़कों और गलियों में घूमने लगता था, लुकिंग फॉर हिज नेक्स्ट विक्टिम। और सारे लोग पूरे टाइम बस डर में ही रहते थे कि कहीं अक्कू उनके घर में ना घुस जाए। तो जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि एक आदमी ने पूरे कस्तूरबा नगर के लिविंग कंडीशंस को इतना बुरा कर दिया था कि बाय 2004 25 फैमिलीज उस जगह को छोड़कर चली गई थी। लेकिन जहां कई सारे परिवार एक एक करके इस कस्तूरबा नगर को छोड़ रहे थे, वहीं कस्तूरबा नगर में एक ऐसी फैमिली थी जिनकी कुछ और ही सिचुएशन चल रही थी। मधुकर फैमिली की बेटी उषा नारायण ने अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी और उनके साथ रहकर एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि मधुकर फैमिली ने अपनी बेटी को सालों से घर से दूर हॉस्टल में रखा था। एंड आई थिंक सो इतना ज्यादा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है तो तुम लोग समझ चुके होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा था। दरअसल उषा कस्तूरबा नगर की वन ऑफ द फ्यू लेडीज थी जो पढ़ लिख सकती थी, और वो होटल मैनेजमेंट परस्यू कर रही थी, जिसके कारण उनका लाइफस्टाइल कस्तूरबा नगर के बाकी औरतों से काफी ज्यादा अलग था। उनके पेरेंट्स ने जानबूझकर उन्हें वहां से दूर एक हॉस्टल में रखा था ताकि अक्कू यादव की बुरी नजर उनकी बेटी पर ना लगे। लेकिन उषा हमेशा से अपनी फैमिली के साथ नॉर्मली रहना और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए उषा जी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कि मुझे घर आने दो, उसके पेरेंट्स इस चीज के लिए मान गए। तब वो 2004 में अपने घर कस्तूरबा नगर छुट्टियां बिताने आई थी। शी वाज 25 years old और उनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और अब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी, जिसके कारण उन्हें छुट्टियों में भी काम के लिए होटल जाना पड़ता था। शी वाज नॉट लाइक अदर वुमेन इन हर नेबरहुड। इसलिए जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से अक्कू यादव के घिनौने काम विटनेस किए तो वो चुप रहने वाली नहीं थी। एक रात जब वो सो रही थी तो उनकी नींद एक आवाज से खुली। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ये आवाज धीरे धीरे काफी ज्यादा लाउड होने लगी थी एंड इट स्टार्टेड
started to sound like a commotion, पर जब उन्होंने अपने घर से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें अक्कू और उसका पूरा ग्रुप दिखा और वो लोग उषा जी के नेबर के घर में घुसकर उसका रेप कर रहे थे। ये देखकर उषा जी की नींद उड़ गई और वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। उन्होंने उन लोगों का जाने का वेट करा और अगले दिन वो उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर उन्होंने अक्कू यादव के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस वालों ने बहाना बनाकर उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी और उल्टा उन्होंने अक्कू यादव को इस चीज के बारे में खबर पहुंचा दी थी कि एक लड़की उषा नारायण के साथ आई थी यहाँ पर कंप्लेंट लिखाने के लिए। ये बात पता चलते ही अक्कू अपने लोगों के साथ एसिड और हथियार लेकर उषा जी के घर पहुंच गया और उनके साथ अनस्पीकेबल चीजें करने की धमकी देने लगा। ये सब देखकर उषा और उनकी फैमिली बहुत ज्यादा घबरा गए थे और उन्हें समझ आ चुका था कि अगर वो उनके पास भी गई तो वो उनकी जान ले लेंगे। लेकिन उस दिन उषा जी ने कुछ ऐसा किया जो पूरे कस्तूरबा नगर में पहले कोई भी नहीं कर पाया था। उषा जी के लिए ये एक डू और सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो घर से बाहर जाएंगी तो ये मेरा कर देगा और मैं इस चीज की वजह से वैसे भी मर जाऊंगी। और अगर वो बाहर नहीं गई और घर के अंदर ही रही तो अक्कू यादव घर के अंदर आकर उनकी पूरी फैमिली को मार देगा, क्योंकि उस समय पर वो इतना ज्यादा गुस्से में था। तभी अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने किचन से गैस सिलेंडर निकाला और उसके लिड को खोलकर उन्होंने दरवाजे के सामने रख दिया और हाथ में एक मैच बॉक्स पकड़ के अक्कू यादव को वार्निंग दी कि अगर वो घर के अंदर आया तो वो गैस सिलेंडर में लगाकर सबको डालेंगी। ये पहली बार था जब किसी ने अक्कू यादव के अगेंस्ट स्टैंड लिया था और उसे अपने घर में घुसने से रोका था। एंड इट स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन जो अल्टीमेटली अक्कू यादव के डाउनफॉल का कारण भी बनने वाला था। नाउ ये जो पूरा का पूरा सीन था अक्कू यादव के उसके घर जाना और उषा जी का उसे धमकाना, ये सब कुछ कस्तूरबा नगर के सारे लोगों ने देख लिया था और उन्होंने पहली बार अक्कू यादव को किसी के घर से खाली हाथ लौटते हुए और मेन बात यहाँ पर ये थी कि डर से वापस लौटते हुए देखा था। उषा जी की बहादुरी को देखकर उन लोगों के बीच में पहली बारी ऐसी उम्मीद जागी थी कि शायद से हम सब लोग मिलकर अक्कू यादव को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और ये बात उषा जी के घर में जो कुछ भी हुआ था, ये बात पूरे कस्तूरबा नगर में एक आग की तरह फैल गई थी, जिसे सुनकर सारे के सारे लोग हैरान थे। इट वॉज एट दिस मोमेंट जब अक्कू यादव की कमजोरी और उसकी वल्नरेबिलिटी लोगों के सामने आई थी और उषा जी और बाकी लोग भी इस मौके को अपने हाथ से निकलने नहीं देने वाले थे। उन्हें ये चीज समझ आ गई थी कि अगर कस्तूरबा नगर के सारे लोग एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, तो अक्कू यादव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अक्कू यादव का खौफ तब तक ही रहेगा जब तक कस्तूरबा नगर के लोग उसे डरेंगे या फिर जब तक कस्तूरबा नगर के लोग रहेंगे, क्योंकि अगर कस्तूरबा नगर के लोग ही नहीं रहेंगे तो अक्कू यादव कहाँ का डॉन बनेगा। इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद उषा जी अपने जीजा जी के साथ मिलकर हर एक घर में गई और उन्होंने सारे के सारे घरों में सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाया, अगर अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाओगे तुम लोग। और इसी तरह से उन्होंने पूरे गांव को धीरे धीरे करके एक साथ एकजुट कर दिया था। 2 अगस्त 2004 से कस्तूरबा नगर के अंदर रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, जहां पहले अक्कू रात में अपने गैंग के साथ कस्तूरबा नगर में अपने अगले विक्टिम को ढूंढता था। अब कस्तूरबा नगर के लोग लेकर रात में अक्कू को ढूंढने निकल रहे थे और सुबह के वक्त ये लोग पुलिस स्टेशन में जमा होकर पुलिस से रिक्वेस्ट करते थे कि उनका केस रजिस्टर कर दिया जाए। उन सब की जिंदगी का मकसद अब एक हो चुका था और वो था अक्कू यादव को। सारे लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया था और साथ में पैसे जमा करके ये लोग अपना खाना पीना करते थे। ये सब कुछ देखकर अक्कू और उसके आदमी काफी ज्यादा डर गए थे और वो सब लोग अंडरग्राउंड हो चुके थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले अभी भी उसका केस रजिस्टर करने के लिए मना कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। नाउ उन लोगों ने पूरे 2 दिन तक अक्कू यादव को ढूंढा। बस्ती के लोगों ने पूरे 2 दिन तक अक्कू यादव को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। सारे लोग उसके घर भी गए थे, लेकिन वो वहां से भाग चुका था, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे मारने आ रहे हैं वहां। इसीलिए गुस्से में लोगों ने अक्कू यादव के घर को तोड़ दिया और उसे आग भी लगा दी। लोगों का ऐसा रूप देखकर अक्कू यादव समझ चुका था कि बाहर रहना उसके लिए सेफ नहीं है। इसलिए on 7 अगस्त उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया था खुद से ही, क्योंकि उस वक्त जेल ही उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह थी। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो उन्हें पता था कि जैसे ही मामला ठंडा होगा अक्कू लॉकअप से निकल जाएगा और दोबारा से उनकी जिंदगी नर्क बनाकर ही छोड़ेगा। इसीलिए सारे लोग हर दिन सिर्फ यही सोचते थे और डिस्कस किया करते थे कि अक्कू के बाहर निकलते ही उसे
कैसे जाए। और इसी तरह कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में खबर आई कि अक्कू यादव को 13 अगस्त के दिन नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। दिस वाज अ बेल हियरिंग, इसलिए सारे लोग स्पेशली औरतें बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि वापस आने के बाद वो और ज्यादा बुरा करेगा उनके साथ। एंड एवरीवन न्यू दिस थिंग कि कोर्ट में उसे बेल मिल ही जाएगी पक्का। विच इज वाई सबको समझ आ चुका था कि 13 अगस्त के दिन जो कुछ भी होगा, कि अगर उन्होंने सिचुएशन को अपने हाथों में नहीं लिया उस दिन, तो उन्हें शायद से अक्कू यादव से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर ये चीज डिसाइड करी कि अक्कू यादव कोर्ट से बाहर जिंदा नहीं निकलना चाहिए। एंड नाउ नोइंग द डेट कि कब वो कोर्ट में आएगा, वो लोग अब एक प्लान तैयार करने लगे थे। इतने दिनों में हर एक इंसान ने कस्तूरबा नगर के कोर्ट का पूरा नक्शा याद कर लिया था। उन लोगों ने जमा कर लिए थे और उसे का प्लान भी बना लिया था। फाइनली वो दिन आ गया था जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कस्तूरबा नगर के सारे लोग सुबह से ही कोर्ट के सामने खड़े थे और उनके पास चाक, डंडे, लाल मिर्च सब कुछ जमा थे। इनमें से एक भी इंसान कोई या नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने हाथ अक्कू के से लाल करने का फैसला ले लिया था। कई सारी औरतें जो अक्कू की विक्टिम रह चुकी थी पहले, वो अपने ट्रॉमा के कारण काफी ज्यादा डरी हुई थी उसे देखने के लिए भी। इसलिए दे हैड नो आइडिया कि अक्कू को देखने के बाद वो कैसा रिएक्ट कर पाएंगी और क्या वो उसे मार भी पाएंगी। लेकिन फिर भी दे वर सो डिटरमिन्ड कि उन लोगों ने ये चीज का फैसला कर ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमें ये चीज करनी ही होगी। पूरे दिन वेट करने के बाद फाइनली दोपहर के 2:30 बजे एक पुलिस वैन वहां पहुंची जिसमें अक्कू यादव और उसके साथ एक भी बैठा हुआ था और उन दोनों के हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे। नाउ जो ये साथ में हाथ बंधे हुए थे इन दोनों के एक ही हैंडकफ से, ये चीज अक्कू यादव ने जानबूझकर करी थी क्योंकि उसे इस चीज की खबर मिल गई थी कि कोर्ट के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसे इस चीज का अगेन डर था कि ये लोग मुझे देंगे। कि इससे पहले भी 8 अगस्त को जब वो कोर्ट गया था तब एक और बार लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश करी थी, पर किसी तरह वो जान बचाकर निकल गया था। तो इसके दिमाग में ये चीज थी कि शायद से लोग मुझे, लेकिन एक बेगुनाह को तो नहीं कम से कम, या फिर एक ऐसे आदमी को तो नहीं जिसको वो नहीं जानते हैं। पर 13 अगस्त के दिन पूरा कस्तूरबा नगर उठकर कोर्ट पहुंचा हुआ था। कोर्ट की तरफ बढ़ते वक्त अक्कू के सामने एक औरत आई जिसका उसने पहले किया था और उसे देखकर अक्कू ने उसे तुरंत प्रोस्टिट्यूट बुलाते हुए कहा कि जेल से निकलने के बाद वो उसके साथ दोबारा वो सब कुछ करेगा। लेकिन इस बार वो औरत उसकी बातों से डरी नहीं, बल्कि उसने अपना चप्पल उतार कर अक्कू की तरफ फेंका और उसे कहा कि इस धरती में वो और अक्कू एक साथ नहीं रह सकते हैं और आज या तो अक्कू रहेगा या फिर वो। और उसके ऐसा कहते ही पूरी भीड़ अक्कू यादव के ऊपर टूट पड़ी और उस पर मिर्च पाउडर और पत्थर से करने लगी। पुलिस ने जल्दी से अक्कू को वहां से निकाला और कोर्ट के अंदर ले जाकर मेन गेट को लॉक कर दिया। एक तरफ कोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल था और अंदर कोर्ट रूम 7 में अक्कू यादव की हेयरिंग शुरू हो चुकी थी। इतने में ही कस्तूरबा नगर के बाकी लोग पत्थर और लिए कोर्ट के नॉर्थ साइड वाले दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस गए। लोगों का गुस्सा देखकर वहां मौजूद स्टाफ मेंबर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। इससे उन लोगों को अक्कू तक पहुंचने का मौका मिल गया था और उन्होंने उसे विटनेस बॉक्स के पास जमीन पर गिरा दिया। उसके गिरते ही सब ने उस पर अंधाधुंध करना शुरू कर दिया था, जिसे जो भी मिल रहा था उसका इस्तेमाल करके वो लोग अक्कू पर पागलों की तरह हमला किए जा रहे थे। कस्तूरबा नगर की औरतें, वहाँ के आदमी, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग आंख बंद करके उसे भी रहे थे। यहाँ तक कि अक्कू यादव के विक्टिम्स ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी फेंक दिया था, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, और पत्थर से उसके सर को भी दिया था उन लोगों ने। ये सब कुछ पूरे 15 मिनट तक चला, जिसके बाद अक्कू यादव की फाइनली हो गई थी। पूरा कोर्ट रूम अक्कू यादव के लथपथ हो चुका था इस पॉइंट पर। रूम के फर्नीचर, सीट, विटनेस बॉक्स, सबके ऊपर उसी के छींटे थे। एंड सरप्राइजिंगली अक्कू यादव के साथ बंधा हुआ आदमी इस पूरे एग्जीक्यूशन को सरवाइव कर गया था। और ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि अक्कू को वक्त सारे लोग गुस्से में अंधे हो चुके थे। इट इज सेड कि पहले अक्कू यादव उन सारी औरतों से माफी मांग रहा था, लेकिन उसने जो कुछ भी करा था इन सारे लोगों के साथ, उसे शायद से भगवान भी माफ नहीं करते। तो ये लोग तो सिर्फ इंसान ही थे। उससे के बाद लोगों के चेहरों पर काफी ज्यादा रिलीफ और खुशी थी। और ये सारा का सारा सीन देखकर वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, जितने भी विटनेसेस थे, उनके होश उड़ गए थे। ये कस्तूरबा नगर के लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन कस्तूरबा नगर की औरतें ही कोर्ट में अक्कू यादव की जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन चुकी थी। एंड अनलाइक इंडियन कोर्ट्स, उन्होंने सिर्फ कुछ ही पलों में उसके सारे घिनौने काम का फैसला कर दिया था। ये सब करके कोर्ट से निकलने के बाद मानो पूरे कस्तूरबा नगर में फेस्टिवल आ गया था। हर कोई खुश नजर आ रहा था और
सब लोग इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए घर में मटन बना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। उन्होंने एक ऐसे हैवान को अपनी जिंदगी से निकाला था जिसने पूरे 13 साल उनका जीना मुश्किल कर रखा था। पूरे 13 सालों में अक्कू ने 40 वुमेन का रेप किया था और एटलीस्ट 3 भी किए थे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नंबर्स, लेकिन रियलिटी में ये नंबर्स कहीं ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नागपुर और इंडिया में पूरी हलचल मच चुकी थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब 200 औरतों ने कोर्ट के अंदर किसी को इतने ब्रूटली हो। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद पुलिस ने 5 औरतों को अरेस्ट कर लिया था, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। ऐसा होते ही कस्तूरबा नगर के लोगों ने पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और उनके प्रेशर में आकर पुलिस ने लोगों के सामने एक डील रखी, जिसमें उन्होंने 5 बूढ़ी औरतों को अरेस्ट हो जाने के लिए कहा। दरअसल पुलिस ने ये अरेस्ट रैंडमली किए थे, क्योंकि उन्हें मीडिया के बढ़ते सवालों और ऊपर से आ रहे प्रेशर का जवाब देना था। आशा भगत की बूढ़ी माँ ने पुलिस का ये ऑफर मानते हुए खुद को सरेंडर भी कर दिया था और उनके साथ और बूढ़ी औरतें अपने बच्चों को बचाने के लिए अरेस्ट हो गई थी। लेकिन जब बड़े बड़े एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट को इस केस के बारे में पता चला, तब उन्होंने कस्तूरबा नगर के लोगों की मदद करते हुए कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि पुलिस उन 5 अरेस्टेड महिलाओं को जाने दे। और पब्लिक प्रेशर के कारण दोबारा इन औरतों को रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद 8 सालों तक ये केस पेंडिंग रहा और 2012 में अक्कू यादव केस को दोबारा ओपन किया गया था। एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें 3 मेन आई विटनेसेस ने गवाही दी। इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और एक अक्कू यादव का रिश्तेदार था, जो कि अलेजिडली इंसिडेंट के दौरान उस कोर्ट में मौजूद था। इनकी टेस्टिमनीज के बेसिस पर उषा नारायण के समेत 20 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और ट्रायल के दौरान 21 अक्यूज में से 3 लोगों की नेचुरल कॉजेस के कारण भी हो गई थी। पूरे 80 विटनेसेस थे इस मर्डर में, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 16 लोग ही कोर्ट में प्रोड्यूस करे, जिसमें खुद पुलिस वाले और खुद अक्कू यादव के रिलेटिव्स और दोस्त मौजूद थे। पर इस केस में ब्रेक थ्रू तब आया जब अक्कू यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को रीचेक करने पर उसके ब्लड में 100 मिलीग्राम अल्कोहल पाया गया था। इससे ये चीज साबित हो गई थी कि कोर्ट में जाने से पहले, कोर्ट रूम में जाने से पहले या फिर उस दिन वहां आने से पहले अक्कू यादव ने अल्कोहल कंज्यूम किया था, विच बेग्ड अ वेरी बिग क्वेश्चन कि अगर अक्कू यादव जेल में था तो उसे शराब किसने दी। एंड दिस ऑल्सो प्रूव दिस थिंग कि पुलिस वाले अक्कू के साथ मिले हुए थे। यहाँ तक कि जिन पुलिस कांस्टेबल्स ने कोर्ट रूम में इंसिडेंट के दौरान प्रेजेंट होने का दावा किया था, उनके यूनिफॉर्म में कोई भी के धब्बे नहीं थे, जबकि अक्कू के मर्डर के बाद पूरा कोर्ट रूम उसके से लथपथ हो गया था। दिस इंडिकेटेड कि पुलिस कांस्टेबल इंसिडेंट के दौरान कोर्ट रूम में नहीं थे, जिसके कारण उनकी टेस्टिमनी को रद्द कर दिया गया था। फिर उषा नारायण ने और बाकी अक्यूज के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण उनके खिलाफ लगाए हुए एलिगेशंस प्रूव ही नहीं हो पाए और 2014 में सभी अक्यूज को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन अगर हम सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के माने तो उनका कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था इस पूरी स्टोरी से। सोर्सेस के हिसाब से औरतों ने नहीं बल्कि 4 आदमियों ने की थी, जिनके पास तेज थे और कस्तूरबा नगर की औरतों ने उन आदमियों को बचाने के लिए की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन कोई भी औरत पुलिस के वर्जन से सहमत नहीं थी और बीबीसी न्यूज ने भी के दिन ही रिपोर्ट किया था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14 औरतें और कुछ बच्चों ने कोर्ट रूम में घुसकर अक्कू यादव को चाकू से अटैक कर दिया था। ये बीबीसी न्यूज का कहना था। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भाऊ वहाने ने भी इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहा था कि कस्तूरबा नगर के लोगों के पास अक्कू को के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। पुलिस ने उन्हें फेल कर दिया था एंड दे डिड नॉट डू देयर ड्यूटी। अक्कू यादव केस पूरे 8 सालों बाद 2012 में ओपन किया गया था और इसके मेन अक्यूज में उषा नारायण और उनके जीजा जी का नाम भी था। लेकिन इस वाले ट्रायल में भी सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए थे, क्योंकि पहली चीज तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन दूसरी चीज ये भी थी कि उनके खिलाफ कोई विटनेस सामने ही नहीं आया और इसी के साथ आज इस केस के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं माना जाता है। एंड विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। इट इज सेड कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता पक्का है और उसमें मौजूद हर एक बुरे काम का हिसाब किया जाता है। नॉर्मली ये सारा का सारा काम भगवान खुद करते हैं, जैसे कि महाभारत में किया गया था, और हमारे केस में पुलिस और जजेस ये काम हमारे लिए करते हैं। लेकिन जब सिस्टम ही बार बार किसी पूरी एक सोसाइटी को फेल कर दे, तब
अक्कू यादव जैसे केसेस सामने आते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिजार एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस ऑफ इंडिया, जो कि आज तक भी बाहर दूसरे देशों में पढ़ा जाता है। एंड आज तक भी बहुत सारे लोग डिवाइडेड हैं इस चीज को लेकर, और इस केस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या मानते हैं इस केस में। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कस्तूरबा नगर के लोगों ने करा वो सही था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, उन्हें जस्टिस के लिए रुकना चाहिए था, उन्हें कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए था। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस थिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इसी के साथ आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।